हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है। पहले हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आज हम पढ़ेंगे क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जब ये तीनों लेक्चर्स हो जाएंगे इसके बाद सिर्फ एक और ही लेक्चर आएगा, लास्ट लेक्चर, जो कि होगा। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी एक दो लेक्चर आ जाएंगे। तो समझ के चलो कि थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो आज ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। उम्मीद है पहले के दो लेक्चर देख के आए होंगे। लेक्चर 6 और लेक्चर 7 ज़रूर से देखा हो, क्योंकि अगर वो देखा है अच्छे से तभी आज अच्छे से फील आएगी। शुरू करें आज के पहले टॉपिक के साथ। चलो, तो हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है आज का, क्या, पहला टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है। अब देखो, पहले जो हमने पढ़े थे ग्राफ्स, उसमें हमने क्या किया था, एक्स और वाई में बताया था सबको। अब देखो, हर ग्राफ में क्या हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा था, बिल्कुल। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने डिस्प्लेसमेंट को रखा था वाई एक्सिस पे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने वेलोसिटी को रखा था वाई एक्सिस पे। तो वैसे ही क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मैं वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन को ही रखूँगा, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे किसको रखूँगा, एक्सेलरेशन को रखूँगा। अब देखो, अब अगर मान लो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब डायरेक्शन के साथ है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। अब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी बढ़ रही है, पॉजिटिव है चेंज इन वेलोसिटी भी। इतना आ गया। अब वहीं अगर मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी वेलोसिटी है वो घट रही है टाइम के साथ, या तो मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, क्या वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब यही है ना कि ये चीज़ घट रही है। ये चीज़ें आ गई। अब देखो, यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है कि जो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है ना, मान लो ये हमारा AT ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर मैं मान लो कोई ऐसा ग्राफ बना दूँ, मान लो मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना दूँ, तो इस ग्राफ की ना स्लोप हम नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि देखो, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है। अब यहाँ चेंज इन वाई क्या है, क्या ए है चेंज, मतलब वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सेलरेशन है। तो क्या मैं कर दूंगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी कर दूंगा। तो क्या अभी तक हमने इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टर्म पढ़ा है, नहीं। हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम पढ़ा, जो कि वेलोसिटी था। ठीक है। उसके बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ा, जो कि क्या था, एक्सेलरेशन। पर क्या हमने कभी भी चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम पढ़ा, नहीं। तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ में हम स्लोप निकालेंगे ही नहीं। ठीक है। ये चीज़ आ गई कि हम इस वाले ग्राफ में क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ में हमें स्लोप नहीं निकालनी। अब दूसरा आता है, चलो ठीक है, हमने मान लिया स्लोप हमें नहीं निकालनी, और क्या निकाल सकते हैं, क्या हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं। ये मान लो ये है हमारा एरिया अंडर द ग्राफ, ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन है हमारा इस ग्राफ के अंदर का एरिया। तो अब इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या आ जाएगा, क्या ये एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है एक रेक्टेंगल, बोले सर दिख रहा है। तो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या होगी, क्या ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेड्थ होगी, बिल्कुल। तो क्या अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखूँ, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है, क्या लेंथ ए के बराबर है। मान लो यहाँ एक्सेलरेशन ए है और यहाँ है टाइम टी, तो क्या लेंथ ए के बराबर है, और बी मतलब ब्रेड्थ किसके बराबर है, टाइम के साथ, ब्रेड्थ किसके बराबर है, टाइम के साथ। तो क्या एरिया 80 आ गया, आ गया। अब बोले 80 क्या होता है, आओ देखो, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीज़ पढ़ी थी। तो क्या यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगी, आ जाएगी। अब 80 क्या यहाँ पे ये भी आ रहा था, एरिया आ रहा था हमारा 80 आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस AT को क्या मैं एरिया के इक्वल पुट कर सकता हूँ, और एरिया भी कौन सा, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ या एरिया अंडर कर्व लिख देता हूँ। इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें स्लोप का तो कोई काम नहीं है, तो हमें किसका काम बचा, एरिया अंडर कर्व का। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें एरिया अंडर कर्व क्या देता है, क्या समझ में आया कुछ, एरिया अंडर कर्व क्या देता है हमें, क्या हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, स्पीड और वेलोसिटी साथ में क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो क्या मैं यहाँ पे चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी कह सकता हूँ। तो अगर हमें कोई AT ग्राफ दिया, AT ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उसमें हमें पूछ लिया कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे। अब क्यों निकालेंगे वो भी देखो, मैंने प्रूव कर दिया ना, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, क्या मैंने इन दोनों को इक्वल रख के प्रूव कर दी ये चीज़, बिल्कुल। तो आओ अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस। तो फर्स्ट केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 1। तो फर्स्ट नंबर केस क्या कहता है, जब हमारी जो बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, वो मान लो स्टेशनरी है, स्टेशनरी की जगह मैं एट रेस्ट लिख देता हूँ, दोनों सेम ही है, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट है, और या तो बॉडी किसके साथ चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म v लिख देता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म v। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, नहीं। अब अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा मैं, बिल्कुल। और वहीं अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, मतलब वो मान लो ये अगर कोई बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, तो क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, बिल्कुल। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों केसेस में बॉडी या तो रेस्ट पे है या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इन दोनों ही केसेस में हमारी एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, क्या हमारी इन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन 0 आएगी, बिल्कुल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो ये है हमारा एक्सेलरेशन और ये है टाइम। अब देखो ग्राफ की स्टार्टिंग क्या यहाँ ओरिजिन से हो रही है, 0 से हो रही है, क्या यहाँ पे हम 0 लेते हैं ग्राफ को, बिल्कुल। और एक्सेलरेशन भी क्या है, 0, तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस लाइन के ऊपर, यहाँ 0 पे होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी है, 0 है। अगर मान लो 1 या 2 होती तो वो इससे थोड़ा सा ऊपर बनता, जैसे यहाँ पे 1 होती या 2 होती तो ऐसा बनता, पर 1 और 2 तो नहीं है। एक्सेलरेशन सिंपल क्या है, एक्सेलरेशन सिंपल हमारी 0 है, तो क्या वो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, बन जाएगा। अब देखो क्या ये वाली जो पिंक लाइन है वो टाइम एक्सिस के ऊपर है, टाइम एक्सिस देखो, टाइम एक्सिस क्या है, ये जो पीछे वाला ये जो टाइम एक्सिस है ना, जिस पे हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, जिस लाइन पे हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं उसको मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम एक्सिस। तो क्या ये पिंक वाली लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर है। तो इस वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग मतलब उसके साथ है या तो उसके ऊपर है, एकदम दोनों साथ में है ये लाइंस, कोइंसाइडिंग विद टाइम एक्सिस। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन 0 होगी तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, टाइम एक्सिस के साथ। टाइम एक्सिस दिख रहे हो, ये नीचे ग्रीन वाली देख रहे हो ना, या वाइट वाली बोल सकते हो ये, तो ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों साथ साथ में है। ये चीज़ आ गई समझ में, पहला केस आ गया समझ में। चलो दूसरे केस पे बढ़ते हैं, हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो केस नंबर 1 में वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, मतलब वो ना तो बढ़ रही थी ना तो घट रही थी। पर केस नंबर 2 में क्या है, हमारी वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अब बोलो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल बढ़ रही है। अब फील लेते हैं,
मान लो ये है हमारा टाइम और ये है हमारी वेलोसिटी। 0 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी थी 0, 1 सेकंड बीता वेलोसिटी हो गई 10, 2 सेकंड बीते वेलोसिटी हो गई 20, 3 सेकंड बीते वेलोसिटी हो गई 40, 4 सेकंड सॉरी 3 सेकंड बीते वेलोसिटी हो गई 30, 4 सेकंड बीते वेलोसिटी हो गई 40 और 5 सेकंड बीते वेलोसिटी हो गई 50। ये चीज़ आई समझ में। अब देखो यहाँ पे 1 सेकंड बढ़ा, वेलोसिटी 10 बढ़ गई। यहाँ फिर से 1 सेकंड बढ़ा, वेलोसिटी फिर से 10 बढ़ गई। यहाँ फिर से 1 सेकंड बढ़ा, वेलोसिटी 10 बढ़ गई। ऐसे ही करके आगे भी होता गया। तो इस केस में देखो ध्यान से एक चीज़ दिख रही है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, मतलब हर एक एक सेकंड पे वो 10-10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है ना कहीं पे 10 बढ़ रही, कहीं पे 20 बढ़ रही, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ हर एक सेकंड पे क्या हो रही है, वेलोसिटी 10-10 बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ती है तो क्या हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं? अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कहेंगे। पर अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है, तो क्या हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे? कह सकते हैं ना। जैसे इस केस में एक्सेलरेशन अगर मैं मान लो बोलता हूँ निकालो, तो अभी तक एक्सेलरेशन निकालना सीख ही गए होगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 10। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ अभी तक मैंने कई बार कराई है, तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ भी 10 है, यहाँ से यहाँ भी 10 है, यहाँ से यहाँ भी 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म कह लो या कांस्टेंट कह लो, कुछ भी कह लो। क्या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब इस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? इस केस में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये हमारा एक्सेलरेशन, ये है हमारा टाइम। अब देखो टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पर क्या एक्सेलरेशन बढ़ रही है? नहीं, वो तो हमेशा 10 ही थी यहाँ पे, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है, ना तो ये चेंज हो रही है, ना तो ये बढ़ रही है, ना तो ये घट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के साथ ऐसे सीधा सीधा जा रही है, मतलब कांस्टेंट है। ये चीज़ आगे समझ में। तो ऐसे वाले ग्राफ को मैंने पहले भी कई बार बताया, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल। देखो इस केस में क्या है, पहले वाले केसेस में क्या था, इससे पहले वाले केस में क्या था, स्ट्रेट लाइन यहीं पे थी, टाइम एक्सिस के ऊपर थी, कोइंसाइड कर रही थी। पर यहाँ पे ये टाइम एक्सिस के ऊपर नहीं है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये वाली ग्रीन लाइन जो है, वो पैरेलल है, किसके, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब इस केस में हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, किसके, टाइम एक्सिस के। ये चीज़ आ गई समझ में, आ गई। तो अब अगले केस में बढ़े। तो देखो केस नंबर 2 में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्म रेट में, यूनिफॉर्म रेट के साथ। और केस 3 भी वैसा ही है, सिमिलर केस है। केस 3 भी सिमिलर केस है, बस एक डिफरेंस है कि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। पिछले केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी यूनिफॉर्मली, इस केस में क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मान लो हम मेरे पास इनिशियली मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड से, मान लो ये एक गाड़ी थी और वो आगे चल रही थी। अब मान लो 1 सेकंड बीता और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड घट गई, 40 हो गई। फिर दूसरा सेकंड बीता, 10 और घट गई। तीसरा सेकंड बीता, 10 और घट गई। चौथा सेकंड बीता, 10 और घट गई। और पाँचवें सेकंड पे ये कार रुक गई, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। हो गई ना, दिख रही है। अब देखो जैसी 1 सेकंड बीता
इसकी वेलोसिटी 10 कम हुई, दूसरा सेकंड बीता, मतलब एक और सेकंड बीता, वेलोसिटी फिर से 10 कम हो गई, एक और सेकंड बीता, वेलोसिटी फिर से 10 कम हो गई। अब क्या यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव आएगा? ये चीज़ मैंने कई बार समझाई कि अगर वेलोसिटी घट रही है तो क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है? आता है। तो पिछले केस में जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी यूनिफॉर्मली, तो क्या हमारा वो आया था केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया था। पर अगर इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, जल्दी बताओ, क्या वो नाम रिटार्डेशन है? बिल्कुल। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, उस केस को मैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहूँगा? कह सकता हूँ ना? ठीक है। पिछले केस का एक एग्जाम्पल दे दूँ? मैं एग्जाम्पल देना भूल गया। पिछले केस का एक एग्जाम्पल है फ्री फॉल। फ्री फॉल हमने कई बार डिस्कस किया है कि फ्री फॉल के केस में जब हम बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है और उसकी एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। अब अगर वो एक्सेलरेशन हमेशा इतनी ही रहती है, हमेशा इतनी ही रहती है, तो क्या वो कांस्टेंट हुई? बिल्कुल हुई। तो ये एग्जांपल देना भूल गया था, मुझे अभी याद आया। तो आओ अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। मान लो ये है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ए लिख देता हूँ यहाँ पे, किसमें? वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में लिख देता हूँ टाइम को। अब मैंने ये एक चीज़ कही है कि ग्राफ के ऊपर चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ग्राफ के नीचे चीज़ें नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव में है तो क्या मैं ये कहूँगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, और अगर ये नेगेटिव में है तो क्या मैं ये कहूँगा नीचे की तरफ रिटार्डेशन है। और हमें अभी क्या चाहिए, इस वाले में हम किसको मेजर कर रहे हैं? रिटार्डेशन को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या ये वाला ग्राफ यहाँ नीचे रिटार्डेशन के साइड आएगा? अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो ये ऊपर नीचे तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म है तो एक सीधी सी लाइन बनेगी, बनेगी ना। और वो रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो क्या वो ग्राफ के नीचे होगा ये वाली लाइन, मतलब नेगेटिव साइड में होगी। तो ये क्या हो गई? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसका एक और नाम है रिटार्डेशन। एक और नाम क्या है? रिटार्डेशन। ये चीज़ आगे समझ में। अब बोले इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कब आती है? जब वेलोसिटी घट रही हो और यूनिफॉर्मली घट रही हो। तो देखो, जब हमने फ्री फॉल पढ़ा, फ्री फॉल में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यूनिफॉर्मली हो रही थी ना। पर अगर मैं इसका एक अपोजिट केस ले लूँ, फ्री फॉल में हम बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते थे, पर यहाँ हम बॉडी को नीचे से ऊपर उछाल रहे हैं, अपोजिट ऑफ फ्री फॉल समझ लो, ठीक है। तो अगर हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर उछालते हैं तो क्या वो धीरे धीरे स्लो होती जाती है और लास्ट में जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये एक रिटार्डेशन का केस है क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट रही है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रिटार्डेशन का केस है? बोले क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ। और क्या मैंने ये भी बताया था कि यूनिफॉर्मली घटती है? लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था। तो क्या मैं इसको ये केस नंबर 3 का एग्जाम्पल कह सकता हूँ? केस 3 का एग्जाम्पल कह सकता हूँ ना, कि जब हम बॉडी को नीचे से ऊपर उछालते हैं तो उस केस में क्या होता है? वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है, और इस केस को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट या तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये 3 केसेस आगे समझ में। और इस केस में देखो, इस केस में देखो, अगर मैंने कहा कि एक्सेलरेशन है मेरी माइनस में, ठीक है, नेगेटिव है, और इस केस में फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन क्या होती थी? +9.8। तो रिटार्डेशन के केस में क्या हो जाएगी? क्या -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी? बिल्कुल। अब एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होती है ना। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड की बात करूं, तो क्या मैं टाइम को 1 सेकंड ले सकता हूं? बिल्कुल। और एक्सेलरेशन को लूंगा -9.8।
तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड घटेगी। कह सकता हूँ ना घटेगी, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। तो क्या यहाँ से एक चीज़ प्रूव हुई कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे जाके घट जाएगी। घटेगी क्यों? क्योंकि भाई दिख रहा है हमारा चेंज इन वेलोसिटी ही नेगेटिव है, तो वो हर सेकंड में कितना घटेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड घटती जाएगी। इन चीज़ों की आगे फील। चलो अब हम आते हैं हमारे आखिरी केस में। क्या? आखिरी केस में, जो कि है हमारा केस 4। और केस 4 हमें क्या कहता है? केस 4 कहता है जब हमारी वेलोसिटी क्या हो। पहले केसेस में क्या थी? वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही थी, बट यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी चेंजेस वेरिएबली, मतलब वेलोसिटी कैसे भी इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कर देता हूँ फिर से। एक मान लो टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 0, 1 सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी हो गई 5, दूसरा सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी हो गई 15, तीसरा सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी हो गई 30, चौथा सेकंड बीता, मान लो इसकी वेलोसिटी अब घट गई, हो गई 25, और फिर पाँचवां सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी और घट गई 15। क्या यहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कभी बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है। तो कभी बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी घट रही है, और अगर बढ़ भी रही है तो कभी 10 बढ़ रही है, कभी 15 बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, या तो कभी 5 बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है ना। तो क्या यहाँ पे कुछ भी यूनिफॉर्म है? नहीं है। तो इस केस में क्या आता है? इस केस में हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? इस केस में हमारा एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल कैसे? जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितना है? चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 15 माइनस 5 10, और चेंज इन टाइम कितना है? 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितनी है? 10 है। पर वहीं यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रही है, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, तो क्या एक्सेलरेशन कुछ नेगेटिव में आएगी? इसका मतलब क्या हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है? बिल्कुल। तो हम इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन कह देंगे। कह देंगे। तो अब देखो, इस केस में ग्राफ भी कुछ कैसा बनेगा? अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, एटी ग्राफ बनाऊं, तो इस केस में ग्राफ भी ऐसा कुछ ऊपर नीचे कुछ भी बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई है। तो इस केस में याद रखना कि ग्राफ भी कुछ वेरिएबल ही बनेगा। ये चीज़ आ गई? समझ आ गई? फील आ गई इस चीज़ की? ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल, या तो बुक में, बुक वाली हेडिंग लिख देता हूँ। बुक में है हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब सिंपल अगर भाषा में कहूँ तो इसका सिंपल मतलब है, सॉरी फील नहीं, इसका सिंपल मतलब है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का मतलब क्या था? मान लो ये हमारा कोई बॉल है, हमने इसको ऊपर से छोड़ दिया, तो अब ऑब्वियस सी बात है ऊपर हवा में तो अटका नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। तो जब ये नीचे गिरता है, हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। बिल्कुल। अब फ्री फॉल के केस में क्या एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? ये भी हमने पढ़ा है। या इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। ले लेते हैं ना। तो देखो, अब ये बॉल नीचे आती क्यों है? क्या कभी ये सोचा है? और ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। मतलब ऊपर से बॉल का नीचे आना क्या ग्रेविटी की वजह से हो रहा है? तो क्या मतलब इस बॉल का नीचे की तरफ मोशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको मोशन अंडर ग्रेविटी कह सकता हूँ? कि ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है? ये मोशन हो रहा है हमारा ग्रेविटी की वजह से। तो इसीलिए इसको क्या कहा हमने? इसीलिए इसको हमने कहा मोशन अंडर ग्रेविटी। फील आई? आ गई? तो देखो, मैंने कहा कि इसकी जो एक्सेलरेशन होती है हमेशा इतनी होती है। अभी जो मैं एग्जांपल्स कराऊंगा उसमें मैं ये ले लूँगा अप्रॉक्सीमेटली, पर अगर सवाल सॉल्व कर रहे हो तो 9.8 ही लेना है। अगर सवाल में बताया हुआ है कि 10 लो तो बिल्कुल आराम से 10 लो, पर सवालों में वैसे क्या लेना है? सवालों में वैसे लेना है 9.8 को। पर यहाँ जो अभी मैं समझाऊंगा 10 के हिसाब से समझाऊंगा, ताकि मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी ईजी हो जाए।
अब क्या ये 10 मीटर पर सेकंड हमेशा कांस्टेंट रहता है? ये चीज़ मैंने कई बार बताई है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज होता नहीं है। तो फ्री फॉल का ग्राफ कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। तो देखो थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, रुक जाओ ग्राफ। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिया एक्सेलरेशन को और मैंने यहाँ पे लिया टाइम को। ये है हमारा 1 सेकंड, ये है हमारा 2 सेकंड, ये है हमारा 3 सेकंड, ये हमारा 4 सेकंड, ये हमारा 5 सेकंड। ऐसे ऐसे हमारा टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब क्या इस केस में हमारी एक्सेलरेशन चेंज हो रही होगी? नहीं, हमेशा मान लो ऐसे सीधी सीधी होगी, सीधी लाइन होगी ना, मतलब मानना भी क्या है, सीधी ही होगी, ऐसी कुछ होगी लाइन। अब देखो एक्सेलरेशन होगी कितनी, मैंने कहा था 10 होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, 10 ही होगी। तो अब इस चीज़ की आओ फील समझते हैं। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं इन सिंपल इनको, ये जो ग्राफ है ना, इसको मैं अलग अलग टाइम में बांट रहा हूँ कि हर एक एक सेकंड का मैं इंटरवल बांट रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने ऐसा कर दिया। अभी मान लो मैंने एक चीज़ कही, मान लो मैंने एक चीज़ कही कि इसमें हर एक एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी निकालो। चेंज इन वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या यही एकमात्र चीज़ है जो हम निकाल सकते हैं? तो हम वो निकालेंगे। अब बोले वो निकालेंगे कैसे? तो हम वो निकालेंगे कैसे? हम वो निकालेंगे इस एरिया अंडर द ग्राफ से। तो मान लो मैंने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो 1 सेकंड में, कि 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में, 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में कितना चेंज आया वेलोसिटी में। तो क्या मैं वो इस एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। अब देखो क्या ये एक रेक्टेंगल है। तो क्या इस रेक्टेंगल की लेंथ 10 मीटर है? मतलब सॉरी 10 मीटर नहीं, एकदम मीटर नहीं कहेंगे क्योंकि यूनिट्स का डिफरेंस है, यूनिट कहेंगे सिंपल। क्या इसकी लेंथ 10 यूनिट है? बिल्कुल। और क्या इसकी ब्रेड्थ 1 यूनिट है? बोले 1 यूनिट क्यों है? क्योंकि हम 0 से लेके 1 तक का निकाल रहे हैं ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकता हूँ? अब अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूँगा, 10 इंटू 1 करूँगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड आया। पर मैंने कहा भाई मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0 से लेके 2 सेकंड तक। ठीक है, मैंने कहा निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या लेंथ हर चीज़ में कांस्टेंट है? अब एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या लेंथ सब में मैं 10 को ही लूँगा? अब ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में कि हर बार मैं लेंथ को क्या लूँगा, 10 ही लूँगा, क्योंकि ये चेंज तो हो नहीं रही। तो अब बार बार मार्क करने से अच्छा मैं बता दूंगा कि लेंथ क्या है, 10 है, सिर्फ बता दूंगा, बार बार मार्क करके खिचड़ी नहीं पकाएंगे। अब मैंने कहा कि मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकंड, मतलब 0 से लेके 2 तक हमें क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे। निकाल देंगे ना। अगर मुझे करना है तो क्या मैं ये पूरा का पूरा ये वाला कर्व निकाल सकता हूँ, ये वाला शेडेड एरिया निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से एक रेक्टेंगल हो जाएगा ना। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, लेंथ है हमारी 10 और ब्रेड्थ है हमारी कितनी, 0 टू 2, मतलब 0 से 2, तो ब्रेड्थ कितनी है, 2। तो एरिया कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2, मतलब 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुई, 20 मीटर पर सेकंड। फील आई? अब मान लो मैंने कहा मुझे 2 सेकंड में भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0 से लेके 3 सेकंड तक में कितना चेंज आया वेलोसिटी में। मैंने कहा ठीक है भाई, निकाल लेते हैं वो भी आपके लिए। तो मैंने क्या, इसको भी शेड कर दूंगा। बिल्कुल। तो क्या अब ये जो टोटल शेडेड एरिया है, अगर मैं उसका एरिया निकालूं, क्या मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 सेकेंड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूंगा। लेंथ कितनी है, 10, और ब्रेड्थ कितनी है, 0 से लेके 3, सॉरी 0 से लेके 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 10 इंटू 3 कर दूंगा मैं, जो कि कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
आ जाएगा। अब मान लो मैंने कहा भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0 से लेके 4 सेकंड तक, मुझे चाहिए 0 से लेके 4 सेकंड तक कितना चेंज आया वेलोसिटी में। मैंने कहा ठीक है भाई वो भी निकाल देंगे, इसको भी शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इन 4 सेकंड कितनी आई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, अब तक समझ में भी आ गया होगा। 10 इंटू 4 मतलब 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैंने कहा भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फाइनल 0 to 5 सेकंड में, मतलब 0 से लेके 5 सेकंड तक मेरी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी पूरा का पूरा शेड कर दूंगा। तो अब फाइनल में क्या मैं ये पूरा का पूरा एरिया निकाल दूंगा। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी इन 5 सेकंड कितना आ जाएगा, 10 इंटू 5 आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा। तो क्या ये 50 मीटर पर सेकंड हुआ? बिल्कुल हो गया ना। ठीक है, क्या यहाँ पे ये वाली चीज़ की फील आ गई? अब तो देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये वाले ग्राफ दे दिया तो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकंड्स, मतलब 0 से लेके 3 सेकंड तक, 0 से लेके 3 सेकंड तक चेंज इन वेलोसिटी निकालो। क्या वो चीज़ हम यहाँ पे निकाल चुके? बिल्कुल निकाल चुके। या तो वो बोलेंगे फर्स्ट 3 सेकंड्स, या फर्स्ट 4 सेकंड, या फर्स्ट 5 सेकंड, या फर्स्ट 2 सेकंड्स, कुछ भी बोल सकते हैं वो। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है। क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ? लेट मी चेक, क्या मैं इसको कहीं से कॉपी कर सकता हूँ? 1 मिनट रुकना, बस मैं इस वाली स्लाइड को ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। अब दोस्त कॉपी तो नहीं हो पा रही है स्लाइड पर, कोई बात नहीं, ठीक है फिर से बना लेते हैं ग्राफ। थोड़ी बहुत मेहनत तो कर ही लेंगे, इस कंसेप्ट के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो हम कर ही लेंगे। तो मान लो मैं फिर से एक ग्राफ बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। ये है एक्सेलरेशन, ये हमारा टाइम, और ये था कुछ ऐसा। ठीक है, और हमने क्या कर दिया था, इसको ऐसा 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 कर दिया था ना। तो देखो पहला टाइप का क्वेश्चन था कि वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट कितना भी सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, वो निकालो। तो वो हम सब ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब मान लो वो हमसे कह सकते हैं कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 5 सेकंड। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। वो हमें कोई भी दो टाइम दे देंगे कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में निकालो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इस 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में निकालो क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब भी सिंपल है, हम क्या कर देंगे, इस 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में ये जो बन रहा है ना रेक्टेंगल, सिंपल सी बात है, इसका एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया कितना आएगा, क्या इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। चेंज इन वेलोसिटी किसका, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकंड, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, एरिया के बराबर। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 10 है, और ब्रेड्थ कितनी है, देखो 2 से 4 मतलब डिफरेंस कितना आया, 2 का। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, 2। क्या यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अब हो सकता है चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड पूछ लिया हो, या 1 एंड 4 सेकंड पूछ लिया हो, या कोई भी टाइम पूछ लिया हो। तो क्या निकाल लोगे ऐसे ही करके? बिल्कुल निकाल लोगे। तो अब देखो क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज़ फील दूँ बहुत बढ़िया सी। चलो आप देता हूँ। वेलोसिटी एट 4 सेकंड हमारी हमने पहले निकाली, कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड थी। और वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी। बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच जाने तक कितनी चेंज आया वेलोसिटी का। अब देखो 2 सेकंड पे कितनी है, 20, 40 सेकंड पे कितनी है, 40, सॉरी 4 सेकंड पे कितनी है, 40। तो यहाँ पे चेंज कितने का आया, 20 से 40 चेंज कितने का आया, क्या 20 का आया। और ये हमने एक दूसरे मेथड से भी निकाल ली वो चीज़, मतलब हमने दो मेथड से ही एक आंसर निकाला। क्या अब इस कंसेप्ट की फील आई, कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी थी, 4 सेकंड पे इतनी थी। अब अगर मुझे चेंज निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा
कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना चेंज आया, वही तो आ जाएगा ना चेंज। और कोइंसिडेंटली वही चेंज किसके बराबर है, क्या वो वही चेंज इस एरिया के बराबर भी है? बिल्कुल है। तो क्या यहाँ से एक फील आ गई, फील आई इस कंसेप्ट की? बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ें। तो चलो अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज़ जो हमने ग्राफ्स निकालने हैं ना, एक बार मैं ये खिचपिच हटा देता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना हर एक एक सेकंड पे टाइम की, ये 1 सेकंड पे, ये दूसरे सेकंड पे, ये तीसरे सेकंड पे, ये चौथे सेकंड पे, ये पाँचवें सेकंड पे। तो ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, क्या यहाँ से मेरे पास टाइम भी है, मतलब 1 2 3 4 5 सेकंड मेरे पास टाइम भी है, और मेरे पास उन टाइम पे कितनी वेलोसिटी है ये भी है, 10 20 30 40 50। बिल्कुल है, मतलब मेरे पास वेलोसिटी भी है और मेरे पास टाइम भी है। तो क्या मैं यहाँ से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकता हूँ? बना सकता हूँ ना? ठीक है, तो आओ यहाँ पे हम एक बनाते हैं खूबसूरत सा, क्या खूबसूरत सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो मैंने कहा मेरे पास टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। वहीं मेरे पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30, 40 एंड देन 50। अब 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 10। 2 पे कितनी थी? 20। 3 पे कितनी थी? 30। 4 पे कितनी थी? 4 पे कितनी थी? 1 सेकंड, हाँ 4 पे कितनी थी? अराउंड अराउंड 40। अराउंड क्या मतलब 40 ही थी। और 5 पे कितनी थी? 50। अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो क्या एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी? आ जाएगी। अब देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है। बिल्कुल। और क्या हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है तो क्या उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी? क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी? और यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट करा क्या वो भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आई? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। याद आया कुछ? लास्ट लेक्चर से रिलेटेड याद आया कुछ? तो क्या अब ये इस चीज़ की फील भी आ गई कि आखिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है? क्या फील आई यहाँ से? बिल्कुल। क्या हम एक और फील दूँ? क्या मैं यहाँ पे स्लोप निकाल लूँ? अब देखो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या स्लोप हर जगह एक ही होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या मैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच स्लोप निकाल सकता हूँ? सब केस में एक्सेलरेशन उतनी ही आएगी? आएगी। तो देखो स्लोप निकालने में क्या कर दूंगा, चेंज निकाल दूंगा 0 से मान लो 50 तक का। तो चेंज कितना आया? 50 माइनस 0। और कितने टाइम में आया? मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी? 50 माइनस 0। और कितने टाइम में? 0 से लेके 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। क्या हम शुरू से ही एक्सेलरेशन 10 पढ़ रहे हैं? क्या एक और बात फील हो गई इसी चीज़ से? एक और बात यहाँ से फील हो गई? क्या इसी ग्राफ से हमने एक्सेलरेशन निकाली जो कि उतने ही आई जितने से हम कैलकुलेशन सारी कर रहे थे? क्या यहाँ पे एक और फील आई? आई कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद एक और बढ़िया से फील लेते हैं। अभी हमने क्या किया? सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया, फिर उससे हमने हर एक एक सेकंड पे वेलोसिटी निकाली। फिर उस वेलोसिटी से हमने क्या किया? उस वेलोसिटी से हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हर एक एक सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और उसी डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके हम एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो तैयार हो? चलो। तो देखो अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे हर एक एक सेकंड पे क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कि हर एक एक सेकंड पे ये जो हमारी बॉडी है वो कितना डिस्प्लेस हो रही है। तो मैं क्या करूँगा? पहले यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखो। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ कि पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर द ग्राफ, और कौन सा वाला ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। तो क्या यहाँ पे यही एरिया बन रहा है? ये रेड वाला एक ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे S1
S1 का मैं फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ कि एक एरिया का एक ट्रायंगल का एरिया मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो इसका बेस कितना है, इसका बेस है 0 से 1, मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 0 से 10, लिख सकता हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे S1 मेरा कितना हो जाएगा, S1 मेरा हो जाएगा 5 मीटर। 5 क्यों, इस 2 ने 10 को मारा तो कितना बचा 5। अब अगर वहीं मैं निकालूं S2 कि दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो पाया, दूसरे सेकंड का मतलब 0 से लेके दूसरे सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे 0 से 2 तक निकालना है तो क्या ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा, क्या इसको शेडेड एरिया का हमें एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे S2 ये लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे बेस कितने हैं, क्या यहाँ पे बेस 0 से 2 तक का है, हाँ। और इसकी हाइट कितनी है, क्या इसकी हाइट 0 से 20 तक की है, क्यों, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ये है ना, हमारा तो ट्रायंगल ये वाला है। और अगर हम इसके हिसाब से हाइट देखें तो क्या यहाँ की हाइट ये 20 के बराबर है, बिल्कुल है। तो क्या मैं यहाँ पे बेस लिख दूंगा 2 और हाइट लिख दूंगा 20। तो बेस हुआ 2 और हाइट हुई 20। तो ये आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 ने 2 को मारा, आंसर कितना बच गया यहाँ पे 20 मीटर। अब अगर वहीं मैं कहूँ मुझे S3 निकालना है, मतलब 3 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगा, हाँ बिल्कुल। अब देखो इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, क्या इस ट्रायंगल का बेस 0 से 3 तक का है, बिल्कुल है। और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, क्या इसकी हाइट 30 तक है आसपास, मतलब आसपास क्या, वैसे ग्राफ ये वाला 30 पे ही आना चाहिए था पर ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है। तो क्या इसकी हाइट 30 पे है, बिल्कुल है, मतलब बेस है 3 और हाइट कितनी है 30। तो क्या यहाँ पे S3 में ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लिख सकता हूँ। अब 2 ने 30 को मारा, बचा 15, और फिर 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, मतलब 45 मीटर, ये चीज़ आ गई। अब देखते हैं S4। S4 मतलब 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या मैं S4 के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा, यही वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना। देखो मुझे 4 सेकंड तक मेजर करना है तो मैं 4 सेकंड तक ही लूँगा इस ट्रायंगल को, समझ रहे हो ना। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना होगा, बिल्कुल। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए देखो बेस कितना है 4 है, और हाइट कितनी है इसकी, क्या इसकी हाइट यहाँ पे 40 की है, बिल्कुल। मतलब बेस है 4 और हाइट कितनी है 40। तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस 2 ने 4 को मारा, कितना बचा 2, और फिर 2 इंटू 40 कितना हुआ 80 मीटर, आ गया इतना। फिर है लास्ट में S5 मतलब डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड्स में 5 सेकंड्स में। तो देखो 5 सेकंड के लिए क्या ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को अगर मैं शेड करूं और ये वाला एरिया निकालूं तो क्या मुझे इस पूरे के पूरे 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, हाँ। तो अगर मैं यहाँ से एरिया निकालूं इस ट्रायंगल का यूज़ करते हुए, तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, क्या 0 से 5 है बेस, बिल्कुल है। और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, क्या इस ट्रायंगल की हाइट 50 है, बिल्कुल है। मतलब बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 50। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यूज़, हाफ इंटू बेस कितना 5 और हाइट कितना 50। अब इस 2 ने 50 को मारा, बचा 25, और 25 इंटू 5 125 मीटर, आ गई ये चीज़। मतलब पहले सेकंड में 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, 2 सेकंड्स में 20, फिर 3 सेकंड्स में 45 मीटर, 4 सेकंड्स में 80 मीटर, और 5 सेकंड्स में 125 मीटर, ये चीज़ आई, आ गई ना। तो अब देखो ये वाला ग्राफ, अब मैंने यहाँ पे ग्राफ इसलिए मैं पहले से बनाया हुआ लाया हूँ क्योंकि पता ही है कि इतना अच्छे से ग्राफ यहाँ पे बनता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे
पहले सेकंड में ये जो पहला सेकंड है, पहला सेकंड, इस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अराउंड अराउंड यहाँ पे 5 है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है अराउंड अराउंड 5 है। फिर दूसरा सेकंड आया, दूसरा सेकंड आया और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो दूसरे सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 मीटर। एक काम करते हैं, इसको ना हम यहाँ पे बना लेते हैं, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आई है ना, हम एक बार इनको एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 0 सेकंड पे तो ठीक है, 0 पे ही था। 1 सेकंड पे कितना हुआ, पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 5, दूसरे पे 20, तीसरे पे 45, चौथे पे 80 और पाँचवें मतलब आखिरी सेकंड में कितना हुआ, पाँचवें मतलब आखिरी सेकंड में कितना हुआ, 125। मतलब पहले एक सेकंड में 5 मीटर, फिर 0 से लेके 2 तक कितना हुआ, 20 मीटर, फिर 0 से 3 तक 45 मीटर, 0 से 40 तक 80 मीटर और 0 से 50 तक 125 मीटर, सॉरी 0 से 5 तक 125 मीटर, इतना आ गया। अब इसको टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। तो 2 सेकंड में देखो, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 20 मीटर, तो हमने 20 यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर आता है 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो 45, तो क्या यहाँ पे 45 आ जाएगा, करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 40 है और इससे ऊपर ही थोड़ी सी ये वाली लाइन है, मतलब 45 के आसपास होगा बिल्कुल। फिर आता है क्या, फिर आता है हमारा 4 सेकंड। अब देखो, अब इस 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, 80 मीटर, तो क्या यहाँ पे ये भी 80 मीटर के बराबर है, ये भी 80 मीटर के बराबर है, बिल्कुल है। फिर आता है 5 सेकंड। अब देखो 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 125 मीटर, मतलब 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, क्या 125 के आसपास है, यहाँ 120 है और इससे थोड़ा सा ही ऊपर ये वाली लाइन है, मतलब 125 मीटर। ये चीज़ आ गई समझ में। तो क्या यहाँ पे ग्राफ एक ऐसा कर्व बन रहा है, कर्व बन रहा है। अब यहाँ से एक फील दे रहा हूँ, देखो ग्राफ्स वाले के हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, कि जब भी हमारा कोई ग्राफ ऐसा होता है, अगर ये मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग आती है ना, ये चीज़ मैंने बताई थी। अब अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगी। देखो इसमें यहाँ पे कुछ अलग आएगी वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ अलग आएगी, यहाँ पे कुछ अलग आएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या एक्सेलरेशन होगी, बिल्कुल होगी। और क्या ये जो हम आज के टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या वो भी एक्सेलरेशन ही है, क्या वो मोशन अंडर ग्रेविटी है जिसमें एक्सेलरेशन होता ही है। तो क्या यहाँ से एक चीज़ फील आई कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा ऐसे था, जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा एक कर्व था, तो उस कर्व के में क्या आई थी, वेरिएबल वेलोसिटी आई थी, मतलब हर जगह पे वेलोसिटी डिफरेंट, और उसी वेरिएबल वेलोसिटी से क्या एक्सेलरेशन भी आती है, वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगी। ये चीज़ आ गई समझ में, आ गई ना, ठीक है। तो अब देखो, अब हुआ क्या कि हमने ये वाली चीज़ तो निकाल ली, किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए निकाल ली। उसके बाद इन्होंने किया क्या, बोले कि इन्होंने ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ पता है, एक बेसिक सी चीज़ है, कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है, मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है, अगर वो ग्राफ ऐसा है, मान लो ये है एक्स, सॉरी मान लो ये है वाई और ये है एक्स, और अगर मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसा है, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये चीज़ बेसिक सी है, एकदम मैथ्स में आती है ये वाली चीज़, कि अगर किसी भी चीज़ का ग्राफ ऐसा है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मैं उस केस में ये कह सकता हूँ, और अगर नहीं भी पता तो अभी ये चीज़ याद कर लो, कि अगर किसी भी ग्राफ में ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, तो क्या वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद कर लो, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ आएगी। तो साइंटिस्ट ने किया क्या, अभी हमने इस टेबल में एक ऐसा ही सेम टेबल बनाया था, बिल्कुल बनाया था। तो उस वाले टेबल में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लिखा था किसको, हमने यहाँ पे लिखा था टी को, मतलब टाइम को। पर अब क्या किया उन्होंने, यहाँ पे टाइम स्क्वायर रख दिया। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे रखा किसको, टाइम स्क्वायर को।
आ गई ये चीज़ समझ में। और यहाँ पे क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो अब देखो, तो जब इन्होंने टाइम का स्क्वायर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें उतना ही रखना है। अब पीछे से देख लो, जितना जितना था ये वाली चीज़ हमें उतनी ही रखनी है, चेंज आएगा तो ऊपर टाइम में। तो टाइम पुट कर लें यहाँ पे, चलो करते हैं। तो सबसे पहले चलो डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं, जो कि सेम था, 0, 5, 20, 45, 80, 125, ठीक है। अब टाइम का स्क्वायर कितना होगा, पहले तो 0 पे, अब 0 का स्क्वायर 0, फिर आता है 1 सेकेंड, अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। फिर आया था यहाँ पे 2 सेकेंड, पर यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, जो कि आता है 4। फिर यहाँ पे था 3 सेकेंड, पर हम 3 भी नहीं लिख सकते, तो 3 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 9। फिर यहाँ पे 4 भी हम नहीं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बोले स्क्वायर क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमें स्क्वायर में करना है। अब इस स्क्वायर में करने का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम पढ़ते हैं, रुको, ठीक है। तो हमें क्या बोला, 4 यहाँ पे आएगा, पर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16। और आखिर में 5 की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25। ये चीज़ आ गई समझ में। इसका मतलब अब हमने क्या किया कि टाइम का हमने हर जगह पे कर दिया स्क्वायर। तो इस चीज़ से होगा क्या, इस चीज़ से ये होगा कि अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आएगा, देखो इस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब टी स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब अगर मैंने क्या कहा कि इस ग्राफ के हिसाब से 0 पे 0 है, ठीक है। 1 सेकंड पे कितना है डिस्प्लेसमेंट, 5 है। 1 सेकंड पे कितना है, 5 है। तो 1 सेकंड क्या करीब करीब यहाँ पे आएगा, पर इन्होंने दिखाया नहीं है क्योंकि छोटा सा है ग्राफ, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। फिर आया क्या, फिर आया कि 4 सेकंड में 20 होगा, मतलब 4, टाइम का स्क्वायर जब 4 होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 होगा। क्या यही चीज़ हमें बताइए। तो देखो 5 यहाँ पे है, 5 वाली वैल्यू यहाँ पे है, तो क्या इससे थोड़ा सा पहले ही, इससे थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे 4 होगा, बिल्कुल। अब देख रहे हो कि इस 4 वाले टाइम पे, इस 4 वाले पे क्या यहाँ पे 20 मीटर है, जो कि हमारा आना चाहिए था, बिल्कुल है। अब देखो फिर आता है 9, अब 9 पे कितना है, 45, ठीक है। अब अगर 9 पे 45 है तो देखो ये 10 है, क्या इससे थोड़ा सा ही पीछे 9 आ जाएगा, बिल्कुल। क्या यहाँ पे 9 आएगा, अब 9 पे कितना है, 45 है, तो क्या 45 ग्राफ पे यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ आई क्या, उसके बाद एक चीज़ आई 16, कि जब टाइम स्क्वायर 16 है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तब डिस्प्लेसमेंट है हमारा 80 मीटर। तो ठीक है भाई, प्लॉट कर देंगे। अब देखो 15 यहाँ पे है, इससे थोड़ा सा ही आगे 16 होगा, तो 16 वाली लाइन क्या ये होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 80 मीटर है, बिल्कुल दिख रहा है हमें, मानते हो ना, ठीक है, मानना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब लास्ट में हमारा आता है 25, मतलब जब हमारे टाइम स्क्वायर की वैल्यू 25 है तब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या 125 है, दिख रहा है। अब बोले ये आए कहाँ से भाई, देखा हुआ है ना, यहीं से आया है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइम को स्क्वायर किया है, फिर ये वाला टेबल बन गया। और इसी टेबल से मैंने क्या बनाया, ये वाला ग्राफ बनाया। तो जब टाइम मेरा 25 है, क्या वहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट 125 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे ये वाला क्या आ रहा है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिख रही होगी। अब मैंने क्या कहा कि अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। बोले टी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि भाई ये देखो, रुको फिर से दिखाता हूँ, इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा दो। ये चीज़ तो पता है ना, स्ट्रेट लाइन के केस में y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये चीज़ पता है। अब देखो इस ग्राफ में y एक्सिस में मैंने किसको लिया है, क्या डिस्प्लेसमेंट को लिया है, बिल्कुल। और x एक्सिस में किसको लिया है, लोग बोलेंगे टाइम, पर नहीं, ये टाइम नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम है, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम है। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये
डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या यहाँ तक ये वाली बात समझ में आई? आ गई ना? तो देखो, हमने क्या एक चीज़ याद है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कौन से लेक्चर में, आई थिंक ग्राफ के फर्स्ट लेक्चर में, जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। हमने वहाँ पे पढ़ा था फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी मैं ये चीज़ फिर से नहीं समझा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताई थी कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट तब क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टाइम के। पर वहीं अगर मैंने ये कहा कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो अभी हम केस पढ़ रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, या कोई भी और ऐसा भी चीज़ जिसमें क्या हो, हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो इस केस में क्या हमने इस चीज़ को भी प्रूव किया। इसका मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ये आएगा, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ये आएगा। आ गया ये चीज़? आ गई ना? ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ की फील निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ की फील, क्या मैं इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका स्लोप हर जगह सेम आएगा? बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ, स्लोप हमारी क्या है? कांस्टेंट है। लिख सकता हूँ? ठीक है, तो अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ, और स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैं मान लो ले लेता हूँ ज़ीरो से, कौन सा? 0 से 125 वाला ही मान लेता हूँ, आसान होगा कैलकुलेशन के लिए। तो मैं 0 और 125 के बीच के पॉइंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करूँगा। बिल्कुल। अब डेल्टा वाई में क्या है? क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ? 125 और 0 तक के पॉइंट्स ले रहा हूँ। मतलब चेंज कितना आ जाएगा? 125 माइनस 0 आएगा। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या चेंज 125 माइनस 0 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे 125 माइनस 0 कर दूँ? हाँ। और अपॉन एक्स में क्या है? एक्स में क्या है? क्या टाइम का स्क्वायर है? बिल्कुल। तो टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है? क्या वो 0 से 25 तक जा रहा है? इसी में जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे चेंज इन टाइम 25 माइनस 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्या इसका आंसर 5 आ जाएगा? 5। ठीक है, अब बोले यहाँ पे इसकी यूनिट कौन सी होगी? हमारे स्लोप जो भी वैल्यू दे रहा है उसकी यूनिट क्या होगी? क्या ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट था जिसकी यूनिट होती है मीटर? बिल्कुल। अब नीचे क्या था? टाइम का स्क्वायर था, टाइम नहीं था, टाइम का स्क्वायर था। तो क्या मैं यहाँ पे सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और टाइम के स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? सेकंड स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे इसकी यूनिट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी? आ जाएगी। अब देखो, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू, अभी यहाँ पे जितनी भी एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी? जी के बराबर थी, जो कि कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। होती है। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम स्क्वायर के ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्या मैं उस एक्सेलरेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? क्यों? क्योंकि देखो, ये जो हमारी स्लोप निकली, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या इसका आंसर ये आ जाएगा? आ जाएगा। अब ये तो हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है, किसका? फ्री फॉल का। हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लिया है फ्री फॉल का, पर ये चीज़ हर जगह वैलिड है जहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये वाली चीज़ हर जगह वैलिड है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कौन सी वाली? आओ वो चीज़ पढ़ते हैं कि इन एस टी स्क्वायर ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर ग्राफ, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एस टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर हमारा ग्राफ लिया है हमने, और हमें ये पता है कि जो भी हमारा मोशन हो रहा है बॉडी का उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होता है? जो हमारी एक्चुअल एक्सेलरेशन होती है ना, वो कितनी होती है? 2 गुना किसके? एस टी स्क्वायर ग्राफ के स्लोप के। देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या उसका आंसर ये आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब इस केस में एक्सेलरेशन इतनी थी,
तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में अब बोले ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इतनी फील नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो कोई प्रूफ वगैरह दिया ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी मैं यहाँ पे प्रूफ दूंगा, पर कब? पर कब? इस चीज़ का मैं प्रूफ दूंगा कब? जब मैं पढ़ाऊंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसी चैप्टर में शायद से मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। तो जब मैं वो चीज़ पढ़ा रहूँगा तो मैं ये वाली स्लाइड भी लेके आ जाऊँगा, तब जाके फील दिलाऊंगा कि क्या मैंने ये चीज़ कही थी। और तब मैं वो चीज़ जब कहूँगा ना, तब आके एक्चुअल फील आएगी कि आखिर मैं उस टाइम कहना क्या चाह रहा था। तो अभी ये चीज़ याद कर लो कि जो एक्सेलरेशन हमारी एक्चुअल वाली होती है ना, एक्चुअल एक्सेलरेशन, तो वो क्या होती है? 2 गुना होती है किसके? ht² ग्राफ के स्लोप के। यहाँ पे हमारी स्लोप निकली थी 5, पर हमारी एक्सेलरेशन थी कितनी? 10। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ये चीज़ आ गई फील? आ गई ना फील? अब देखो, ये भी चीज़ हमने यहाँ से फील से पता लगा ली। फील से पता लगा ली कैसे? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला होता है। ये भी चीज़ हमने यहाँ से फील कर ही ली। आ गई ये चीज़? ठीक है। तो ये वाली आज की सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी कुछ कुछ चीज़ों की फील तब आएगी जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तब क्या होगा कि तब चीज़ों को रिलेट करने लग जाओगे ना। फिर क्या करना है कि जब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा लूँ तब इसको और बाकी चीज़ों को एक बार रिलेट करके देखना। जब रिलेट करोगे तब जाके समझ में आएगा एकदम अच्छे से। ठीक है? रिलेट मैं भी करवाऊँगा, एक बार खुद भी उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है? अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पे समझ के देखो, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है, सिंपल याद करने का कुछ तरीका है। ठीक है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या? पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी टाइम। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है? अब देखो, ये चीज़ मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी, मतलब जिनसे मैं पढ़ा था 11th में। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, और मुझे अगर उससे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? हमें ये चीज़ पता है, हम स्लोप निकालेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे? स्लोप निकाल देंगे। और अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इससे मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्या मैं तब भी स्लोप निकालूंगा? बिल्कुल निकालूंगा। पर अगर मुझे इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से ये वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकलती थी? क्या एरिया अंडर द कर्व से निकलती थी? एरिया लिख दूँ? लिख सकता हूँ। और अगर मुझे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो क्या मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना होता था? बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे वापस से एरिया लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो और देखो, क्या यहाँ पे आगे जाके स्लोप निकालने से कुछ होता है? नहीं होता। वैसे ही क्या यहाँ पे आगे जाके एरिया निकालने से कुछ होता है? नहीं होता। तो ये देखो, क्या यहाँ पे एक माइंड मैप जैसा बन गया? माइंड मैप जैसा बन गया ना, बढ़िया सा, कि पूरा का पूरा चीज़ें रिवाइज हो गई कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो हम स्लोप निकालेंगे, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम वापस से स्लोप निकालेंगे। पर अगर हमें उल्टा जाना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो हम एरिया निकालेंगे, और अगर हमें वेलोसिटी से क्या निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, हम तब भी एरिया निकालेंगे। ये चीज़ आगे समझ में? चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो, याद रखने में आसानी होगी। ठीक है? तो समाप्त करें आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आई होप समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।